हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बाद में आज अपन अगला चैप्टर लेकर आए हैं, मोशन इन अ प्लेन। ये भी आपके काइनेमेटिक्स से लिया गया है। ठीक है। अब हमने इससे पहले वाले चैप्टर में स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर हमने पूरा का पूरा लीनियर मोशन जो पढ़ा था। स्ट्रेट लाइन मतलब हमने 1D मोशन जो है वो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है। अब मोशन इन अ प्लेन मतलब अब यहाँ पर आपका जो मोशन होगा वो कहीं ना कहीं 2D, ठीक है, 3D, इन सभी मोशन की बात अब आपके इन चैप्टर्स के अंदर होने वाली है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर हमने केवल और केवल 1D की बात करी थी। अब हम 2D की भी बात करेंगे, 3D की भी बात करेंगे। ठीक है, हो सकता है 3D जो है वो आपकी छोटा मोटा उसका जो इंट्रोडक्शन जो है वो इसके अंदर आ जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ इस चैप्टर के अंदर भी आपको 2D मोशन पढ़ना है। ठीक है, मोशन इन अ प्लेन मतलब अब आपका पार्टिकल किन्हीं दो एक्सिस के बीच में लाई रहेगा। ठीक है, वहां पर उसका कहीं पर मोशन आपको दिखाया जाएगा। तो शुरुआत इस चैप्टर के अपन करेंगे स्केलर और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी से। शुरुआत होगी हमारी स्केलर एंड वेक्टर से। क्या होता है स्केलर और क्या होता है वेक्टर, ये आपने पिछली अपनी कई क्लासों के अंदर पढ़ी होगी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी ये होती है, वेक्टर क्वांटिटी ये होती है। तो इस चैप्टर की शुरुआत भी आपकी वहीं से होगी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है, वेक्टर कितने टाइप के होते हैं, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, किस टाइप से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो किन्हीं भी दो वेक्टर्स को। ठीक है, उसके बाद आपके टाइप्स ऑफ वेक्टर हो गए, प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। और 11th क्लास के अंदर आपकी ये प्रोजेक्टाइल मोशन हाफ ईयरली के अंदर, उसके बाद ईयरली एग्जामिनेशन के अंदर वहाँ पर इसका कोई ना कोई एक क्वेश्चन या तो न्यूमेरिकल या फिर इसका जो भी आपके मैक्सिमम हाइट का, उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट का जो भी डेरिवेशन है वो इसके अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज अपन इस चैप्टर की स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी से। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर लेते हैं स्केलर की बात करें तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बच्चों वो होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड है वो आपकी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अगर पूछा जाए क्या स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज के पास में डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अपन यहाँ पे इसके साथ में एक और चीज ऐड कर लेते हैं। वैसे फिजिकल क्वांटिटी का नाम ले लिया तो यूनिट तो सबके पास रहेगी, चाहे वो स्केलर हो या वेक्टर हो। ठीक है, तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों होते हैं, ये आपकी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। डायरेक्शन इनके पास नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन देखें 1D के अंदर हमने बहुत सारे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ा है। जैसे कि अपने एक तो डिस्टेंस ले लें अपन, डिस्टेंस जो है वो हम पढ़ के आए हैं। उसके बाद हमने स्पीड को पढ़ा है, ये भी हमारा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद अपन मास की बात कर लें, वर्क जो आप 9th क्लास में पढ़कर आए हो, वर्क भी आपका स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे अपन इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चले जाए तो इलेक्ट्रिसिटी में आप एक पोटेंशियल को पढ़े हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है जिनके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो आपको इतना याद रखना है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या, जिनके पास सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, वो हमारी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है। अभी हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे जैसे जैसे अपन चैप्टर्स में आगे चलते जाएंगे। अभी तो ये 3rd चैप्टर चल रहा है। जैसे जैसे अपन आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे आपको अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ना है। तो वहां पर अपन बोलेंगे कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है। ठीक है, अब आते हैं अपन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि जिनके पास क्या हो, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो आपकी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यूनिट भी ऐड कर लो, आप कोई दिक्कत नहीं, यूनिट भी होता है। यूनिट तो सबके पास होता है, स्केलर हो या वेक्टर हो, सबके पास यूनिट रहता ही है। तो वेक्टर के अंदर जिनके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं वो आपकी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के, तो 1D में हमने पढ़ा है तो वेलोसिटी।
एक हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन, जो आपने पढ़े हैं, ठीक है, उनकी बात मैं करता हूँ ताकि आपको उस टॉपिक के अंदर समझ में आएगा कि क्या चीज़ें बोली जा रही है, ठीक है। अब वेलोसिटी हमने वहाँ पे पढ़ा था 1D के अंदर, और हमने वहाँ पर कहा था कि अगर आपके मोशन की डायरेक्शन को, ठीक है, मोशन की डायरेक्शन को अगर आप चाहते हो कि कहाँ पर मेरे मोशन की डायरेक्शन रहेगी, किस और वो चलेगा पार्टिकल, या किस और चलता हुआ हमको दिखाई दे रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी फिक्स होती है वेलोसिटी से। तो अपन ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है इसका यूज अपन करते हैं, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर हमको देखना है तो वो हमेशा कहाँ से डिसाइड होता है, वेलोसिटी से डिसाइड होता है। तो वेलोसिटी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद आपके मोमेंटम की बात कर रहे हैं अपन, लीनियर मोमेंटम आपका वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा इससे पहले वाले चैप्टर में, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। बहुत सारी क्वांटिटी जो है वो वेक्टर के अंदर आती है बच्चों, ठीक है। अभी हम वही लिख रहे हैं जो आपने पीछे पढ़ी है, आपके लिए अभी कोई फिजिकल क्वांटिटी हम नया लेकर नहीं आए। हाँ, ये हो सकता है आपने ये सारी चीज़ें यूनिट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर के अंदर डायमेंशन फाइंड करने के लिए कहीं ना कहीं लिखी होगी, ठीक है। लेकिन अभी मैं 1D के अंदर जितने पढ़े हैं, जितने फिजिकल क्वांटिटी हम पीछे पढ़कर आए हैं, उन्हीं की अपन यहाँ पर बात करेंगे, ताकि आपको पता लगेगा कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी और स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस इसके अंदर यही है, स्केलर और वेक्टर के अंदर। स्केलर के पास मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। एग्जाम्पल जैसा आपको याद रहे मैंने लिखे हैं वो भी, और जो मैंने नहीं लिखे और अगर आपको याद है तो वो भी आप यूज कर सकते हो। ये होते हैं हमारे स्केलर और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी बात, ये जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, represents by a line headed with arrow, ठीक है। represents by a line headed with arrow, ठीक है। एरो के साथ में, विथ एन एरो के साथ में आपकी किसी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। कहने का मतलब ये है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर आपका कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है, सपोज मैं ये कह दूं कि x मेरा कोई फिजिकल क्वांटिटी है और ये x जो है वो मेरा वेक्टर है, तो इसको वेक्टर बताने के लिए इस x के ऊपर एक एरो का साइन आता है, ठीक है। ये जो एरो का साइन है वो हमको यहाँ पर बताएगा कि ये x जो है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इस x के पास कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। अगर मैं ये कह दूं कि a मेरा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो a पर एरो का साइन रहेगा। अगर मैं ये कह दूं मेरा d जो है वो फिजिकल क्वांटिटी ऐसा है जो वेक्टर में आता है तो d पे एरो मिल जाएगा। अगर मैं ये कह दूं मेरा a, ठीक है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर एरो का साइन आएगा। अगर मैं कह दूं b मेरा वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर एरो का साइन आएगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर के अंदर रहती है या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, उसके ऊपर एरो का साइन लिखा जाता है, और ये जो एरो का साइन है वो रिप्रेजेंट करता है या वो बताता है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी जो हमारी है वो किस में आएगी, वेक्टर के अंदर आएगी। ऐसा आपके किसके अंदर नहीं होता है, स्केलर के अंदर नहीं होता है, ठीक है। मतलब अपन स्केलर के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक साइन यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा वेक्टर जिसपे एरो का साइन रहता है, ठीक है। एक और चीज इसके अंदर आप याद रख सकते हो, अब मैं स्केलर को हटा देता हूँ, स्केलर को अपन यहाँ से हटा देते हैं। एक और चीज आप वेक्टर के अंदर याद रख सकते हो, वेक्टर की जो लेंथ होती है, इट्स लेंथ प्रोपोर्शनल टू its length proportional to its, गलत लिख दिया क्या, its length proportional to its magnitude, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है।
वेक्टर की जो लेंथ होती है, ठीक है, वेक्टर की जो लेंथ होती है वो प्रोपोर्शनल होगी उसके मैग्नीट्यूड से। क्लियर? जैसे कि कहने का मतलब ये कि आपके पास अगर ये कोई वेक्टर ए है तो इस वेक्टर ए की जो लेंथ होगी, वेक्टर ए की जो लेंथ होगी वो आपके उस वेक्टर के क्या रहेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। ये हमारे वेक्टर के अंदर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वेक्टर की जो लेंथ होती है वो उसके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इट्स लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये चीज़ आपको वेक्टर के अंदर याद रखनी है। वेक्टर के पास क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। ठीक है, वेक्टर के एग्जांपल आपको जैसे भी याद रहे उस हिसाब से ध्यान रखना। ठीक है, और वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है एरो के साइन से। ठीक है, और जो भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर के अंदर आएगी उसके ऊपर एरो का साइन रहेगा। जैसे कि अपन ने ये एग्जाम्पल के तौर पर 3-4 ले रखे हैं जिनको अपन ने वेक्टर मान लिया है और उनको वेक्टर मानने पर उनके ऊपर एरो का साइन लगा दिया है। दूसरी बात, वेक्टर की जो लेंथ होगी, लेंथ का मतलब इनिशियल से फाइनल, ये वाला पॉइंट, इसकी जो लेंथ होगी वो आपके प्रोपोर्शनल होगी उसके मैग्नीट्यूड से। तो एक ये भी चीज याद रखनी है। ठीक है, कि वेक्टर की जो लेंथ होती है वो उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। चलिए अब अपन आ जाते हैं वेक्टर कितने टाइप का होता है, कौन कौन से वेक्टर हैं जो आपके फिजिक्स के अंदर आपको पढ़ने हैं और आगे आपके कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स के अंदर या किसी कंसेप्ट के अंदर इनका यूज हो सकता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करें अपन, कितने टाइप के वेक्टर होते हैं, तो ले लेते हैं अपन अगला टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर जो है, जैसे कि पहला मैं ले लूं इक्वल वेक्टर। पहला है हमारा इक्वल वेक्टर। बहुत सारे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर को, इसमें दूसरा ले लें अपन अनइक्वल, अनइक्वल वेक्टर। थर्ड अपन ले लें यहाँ पे पैरेलल वेक्टर। फोर्थ अपन ले लें यहाँ पे एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर। फिफ्थ अपन इसके अंदर ले सकते हैं जीरो वेक्टर। जीरो पहले ले लेते हैं कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर। उसके बाद अपन ले लेते हैं कोप्लेनर। ठीक, उसके बाद अपन ले लेते हैं कोप्लेनर के बाद में जीरो वेक्टर नंबर 7। ठीक, और नंबर 8 अपन लेंगे यूनिट वेक्टर ले लें अपन। चलो यूनिट वेक्टर को अपन अलग से पढ़ लेंगे। चलिए, तो सबसे पहला है इक्वल वेक्टर। ये अपन ने कुछ लिखे हैं टाइप्स। पहला वेक्टर है हमारा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर के अंदर आपको एक चीज याद रखनी है, ये ऐसे वेक्टर होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होती है। ठीक है, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम हो, ये हमारे किसके अंदर आते हैं, इक्वल वेक्टर के अंदर। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, वो आपके इक्वल वेक्टर होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन ले लें, जैसे कि मेरे पास ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो दोनों की लेंथ सेम है। ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। और दूसरी बात ये कि दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल है, इसलिए अपन ने ये कहा कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। अभी लिखा अपन ने कि वेक्टर का जो लेंथ होता है वो उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल रहता है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड जो है वो लेंथ के इक्वल हो गया, तो मैग्नीट्यूड सेम हो गया दोनों का, डायरेक्शन दोनों की सेम होगी, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए ये आपका इक्वल वेक्टर है। इसका उल्टा अनइक्वल वेक्टर होता है, ध्यान रख लेना, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर के अंदर एक ही चीज याद रखनी, डायरेक्शन जो होती है वो सेम, डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। मतलब दोनों वेक्टर आपके लाई करेंगे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, या दोनों वेक्टर्स के बिटवीन जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा बेटा, 0 डिग्री का एंगल होगा। तो डायरेक्शन जिनकी सेम हो पैरेलल वेक्टर में आते हैं, और बिटवीन द वेक्टर्स आपके एंगल क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। एंटी पैरेलल के अंदर आपको याद रखना है डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाता है, और एंगल्स बिटवीन वेक्टर्स आपका 180 डिग्री होगा एंटी पैरेलल। अगर एक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा इस डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, अगर एक वेक्टर आपकी इस डायरेक्शन में चला दूसरा इस डायरेक्शन में, तो दोनों वेक्टर्स के बिटवीन जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का होगा। क्लियर? तो ये हमारा एंटी पैरेलल वेक्टर होता है। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर के अंदर अपन ये लिख सकते हैं दोज वेक्टर
दोज वेक्टर्स विच इज, इसको अपन हटा देते हैं, ये भी लिख देंगे अपन वापस, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही लिखते हैं, यहाँ पे लिखे आपको ऐसा, दोज वेक्टर्स विच इज फॉल्स ऑन सेम लाइन, ठीक है, विच इज फॉल्स ऑन सेम लाइन, ये वेक्टर जो होंगे वो किसमें आएंगे आपके कोलिनियर वेक्टर, मतलब एक ही लाइन के ऊपर फॉल करने वाले, एक ही लाइन पर फॉल करने वाले जितने भी होंगे वो सारे वेक्टर किसके अंदर आएंगे कोलिनियर वेक्टर। जैसे कि एक वेक्टर ए ले लिया और इसी पे एक वेक्टर बी ले लिया, तो ये आपके कोलिनियर हो जाएंगे, दोनों वेक्टर जो है वो कोलिनियर वेक्टर होंगे। नंबर 6 अपन ले लेते हैं, नंबर 6 इसको हटा देते हैं अपन, इक्वल वेक्टर को चलो रख देते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको इसका। नंबर 6 अपन ले लेते हैं कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर कौन से होते हैं? कोप्लेनर का मतलब वही डेफिनेशन सेम हो जाएगी, दोज वेक्टर्स विच इज फॉल्स ऑन सेम लाइन की जगह आ जाएगा सेम प्लेन, सेम लाइन की जगह क्या आ जाएगा सेम प्लेन आ जाएगा। जैसे कि अपन ये जैसे कि हमारा एक प्लेन है, ये बॉक्स है, इस बॉक्स पे आपके अगर ये दो वेक्टर हैं अलग अलग, तो ये दोनों वेक्टर इस प्लेन पे लाई करने चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा बॉक्स छोटा है लेकिन आप समझ लेना इस चीज को, ठीक है। अपन बड़ा भी ले लेते हैं, चलिए 1 मिनट आपको बता देते हैं। ये लीजिए, ठीक है, जैसे कि ये हमारा एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। इस प्लेन सरफेस पे अगर दो वेक्टर हैं, इसको अगर मैं ऐसे पकड़ के देख लो, ये दोनों वेक्टर जो है कैसे ही पकड़ो आप, इसको कैसे ही पकड़ लो आप, ये दोनों वेक्टर जो है वो इस प्लेन पर लाई करेंगे, कैसे ही पकड़ लो आप इनको, ऐसे ले लो, यहाँ ले आओ, इधर ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ, ये दोनों वेक्टर जो है, जैसे कि ये दोनों मार्कर को अपन ने वेक्टर अज्यूम किया, तो ये दोनों वेक्टर जो है वो एक प्लेन पे लाई करते हैं, तो ये ऐसे वेक्टर जो होंगे वो कोप्लेनर होंगे। इसके लिए आपको याद रखना है एनी टू वेक्टर्स, डेफिनेशन बता दिया आपको, कोप्लेनर की डेफिनेशन क्या होगी, दोज वेक्टर्स विच इज फॉल्स ऑन सेम प्लेन। इसके अंदर एक ये याद रखना है, एनी टू वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर, ऑलवेज कोप्लेनर, कोई भी दो वेक्टर, ठीक है, कोई भी दो वेक्टर कैसे ही हो लेकिन वो हमेशा कोप्लेनर रहेंगे, ठीक है। अगर 2 से ज्यादा अगर आ जाए, तो 3 की बात करें तो 3 वेक्टर जो है वो मे और मे नोट हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, ठीक है। जरूरी भी नहीं कि हो जाए, पर ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो, मतलब 3 वेक्टर जो होते हैं वो आपके कोप्लेनर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन 2 वेक्टर तो हमेशा आपके कोप्लेनर ही रहेंगे, ये याद रखना कोप्लेनर के अंदर, ठीक है। कोप्लेनर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यही रहेगी, लाइन की जगह आपको प्लेन यूज कर लेना है, दोज वेक्टर विच इज फॉल्स ऑन सेम प्लेन इज नोन एज कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। इसके बाद अपन आ जाते हैं नेक्स्ट अपन ले लेते हैं नंबर 7। नंबर 7 हमारा हो जाएगा कॉन्क्रुएंट वेक्टर। कॉन्क्रुएंट वेक्टर का मतलब क्या होता है, एक्टिंग एट सेम पॉइंट, एक्टिंग एट सेम पॉइंट, ठीक है, जो एक ही पॉइंट से एक्ट करते हो सारे। जैसे कि अपन ये एक बॉडी लेना, ये बॉडी, ठीक है, ये हमारा एक बॉडी है, इस बॉडी को कोई फोर्स इस डायरेक्शन में भी खींच सकता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में खींच रहा है, इस डायरेक्शन में खींच रहा है, इस डायरेक्शन में खींच रहा है, इधर खींच रहा है, इधर, तो जितने भी फोर्स इसके ऊपर लग रहे हैं वो सारे एक ही पॉइंट से लगे, और ये फोर्स सारे अलग हो सकते हैं, जैसे ये F1 है, ये F2 है, F3 है, Fn तक चलेंगे अपन, कितने ही फोर्स इस पे, मतलब कहने का मतलब ये कि F1 इसको इस तरफ खींच रहा है, F2 इस तरफ खींच रहा है, F3 नीचे की तरफ खींच रहा है, F4 ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो जितने भी फोर्स इस बॉडी पर आपके एक्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए, ठीक है। अगर ये सारे फोर्स एक ही पॉइंट पे अगर आपके एक्ट करते हुए आपको दिख जाए, तो उस टाइम ये सारे फोर्सेस जो है, भाई फोर्स एक तरह का वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी याद रखिएगा, तो ये जो फोर्स है वो सारे के सारे एक ही पॉइंट से एक्ट कर रहे हैं, तो इस टाइप के जितने भी वेक्टर बनेंगे वो सारे वेक्टर कॉन्क्रुएंट वेक्टर होते हैं, ठीक है। एक्टिंग एट सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से एक्ट करने वाले वेक्टर कॉन्क्रुएंट वेक्टर होते हैं, ठीक है। चलिए अगला ले लें अपन नंबर 8।
जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। आपको नाम से पता लग रहा है कुछ तो। जीरो वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो। और डायरेक्शन की अगर बात करें, अगर इनके डायरेक्शन की बात करें, जीरो वेक्टर की कोई डायरेक्शन होती है? हाँ होती है, लेकिन कुछ भी हो सकती है, एनी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन, आर्बिट्ररी डायरेक्शन, जो भी आपको बोलना बोल सकते हो। तो जीरो वेक्टर की मैग्नीट्यूड जीरो और डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, आर्बिट्ररी बोल सकते हो आप, आर्बिट्ररी डायरेक्शन। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट आपका नंबर 9, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ठीक है, अभी सारे हटा देते हैं, अपन यूनिट वेक्टर को पढ़ते हैं। क्या होता है यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर का क्या मतलब होता है, देखते हैं अपन। यूनिट वेक्टर का बच्चों मतलब क्या होता है, इसका यूज कहाँ है? सबसे पहले यूज कहाँ होता है इसका, पूछे अगर कोई ध्यान रखना। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर देने के लिए, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के लिए इसका यूज किया जाता है सबसे पहली बात। पूरी फिजिक्स के अंदर यूनिट वेक्टर का यूज कहाँ होगा? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के लिए। अगर आपको डायरेक्शन ऑफ वेक्टर देना है तो इसके लिए आप यूनिट वेक्टर का यूज करते हो। आपने लिखे होंगे, ठीक है, जो बच्चे 12th क्लास में उनको पता लग गया होगा वेक्टर फॉर्म कैसे लिखी जाती है। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म लिखते टाइम आप डॉट आर कैप कुछ ना कुछ लिखते हो, डॉट एन कैप। तो वो डॉट आर कैप डॉट एन कैप वो डिसाइड करते हैं, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि वो जो लिखे हुए यूनिट वेक्टर वो हमारे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात, ये जो आपके यूनिट वेक्टर होते हैं इनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। दो फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड 1, जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो वो आपके यूनिट वेक्टर के अंदर आते हैं। दूसरी बात, इसका एक स्पेसिफिक सिंबल भी है, एक अच्छा सिंबल बना हुआ है। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी आपका, जैसे मैं ये कह दूं मेरा ये ए जो है, कंसीडर कर रहे हैं जैसे ये ए जो है वो हमारा यूनिट वेक्टर है, तो कैसे बताओगे कि ये ए जो है वो यूनिट वेक्टर के अंदर आएगा? तो उस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर एक टोपी का निशान होता है, कैप का निशान। ठीक है, एक कैप का निशान होता है और वो हमको यहाँ पर आइडेंटिफाई करके देगा कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किसके अंदर आ रही है? यूनिट वेक्टर के अंदर आ रही है। इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि अपन ए की बात करें तो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये इसका सिंबल हो गया। जैसे मैं ये कह दूं आर मेरा यूनिट वेक्टर है तो आर के ऊपर टोपी का निशान आ जाएगा, फॉर्मूला बनेगा वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। ठीक है, तो ये अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी जैसे जैसे आपकी यूनिट वेक्टर बनती जाएगी वैसे वैसे उनके फॉर्मूले दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला एक तरह का ही लिखा जाता है सबके लिए, चाहे आप सिंबल चेंज कर लो, फिजिकल क्वांटिटी का नाम अपन बदल दे वो अलग बात है, लेकिन फॉर्मूला तो इसका यही है, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अगर आर हमारा यूनिट वेक्टर बनता है तो आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। तो ये सारे हमारे यूनिट वेक्टर बन जाएंगे। क्लियर है? तो यूनिट वेक्टर के अंदर इतना ये मोटी मोटी बातें आपको याद रखनी है। यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, इनका यूज कहाँ होता है? तो यूनिट वेक्टर का यूज होगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के लिए। यूनिट वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड की वैल्यू, मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। जो फिजिकल क्वांटिटी यूनिट वेक्टर में है उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। दूसरी बात, यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हो? कैप से, टोपी का निशान लगा हुआ रहेगा। फॉर्मूला क्या होगा? जो भी आपने वहां पर फिजिकल क्वांटिटी जिसको यूनिट वेक्टर बोला है, जैसे ए को बोला तो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, या फिर अगर आर को बोल रहे हो तो आर कैप इज इक्वल टू आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गए आपके टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसके बाद अपन एक अगला टॉपिक लेते हैं, एंगल्स बिटवीन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, हर छोटी से छोटी बात मैं यहाँ पर लिखूंगा और हर छोटी से छोटी चीज आपको वेक्टर के अंदर पढ़ाई जाएगी। एंगल्स बिटवीन वेक्टर्स कैसे फाइंड करोगे? एंगल्स बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है, कोई भी दो वेक्टर है उनके बीच अगर आपको एंगल फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो सबसे पहले इसके अंदर ये याद रखना आपको,
हेड टू हेड बता देंगे, हेड और टेल क्या होते हैं वो भी, हेड टू हेड, या फिर अपन क्या करते हैं टेल टू टेल, हेड से हेड को या फिर टेल से टेल को आपको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद आप उस दोनों वेक्टर्स के बीच में या दो से ज्यादा अगर वेक्टर है तो उनके बीच में एंगल जो है वो आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। अब हेड और टेल का मतलब क्या होता है, तो देखो बच्चों ये आपके समझ लो ये वेक्टर है जिसको अपन एरो के साइन से डिनोट करते हैं। ये कोई वेक्टर है ए, इस वेक्टर ए का डायरेक्शन इस तरफ चला, ठीक है। अब इस वेक्टर ए के लिए ये वाला जो आपको एरो का साइन दिख रहा है, एरो जो दिख रहा है उसको तो हम बोलेंगे हेड, और इसकी जो पूंछ होगी इसको हम बोलेंगे टेल। ठीक है, हेड और टेल, क्लियर। अब एंगल बिटवीन वेक्टर आपको फाइंड करना है तो क्या करना है वो अपन देखेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन अपन दो चार ले लेंगे। तो ये तो होगा आपके जो एरो का साइन दिख रहा है वो तो बनेगा हेड, और उस वेक्टर की जो पूंछ बनेगी वो कहेंगे अपन टेल। तो इस वेक्टर ए का हेड ये है और इस वेक्टर ए का टेल ये होगा। ठीक है, मैथ्स वाले कुछ अलग अलग भी यूज करते हैं, जैसे इसको इनिशियल पॉइंट बोल दो, इसको फाइनल बोल दो, टर्मिनेशन बोल दो, जहां पे खत्म करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेल और हेड, क्लियर है। अब इसके अंदर अपन क्वेश्चन लेंगे, हेड और टेल के क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं और कैसे आप एंगल को फाइंड करोगे। तो हमारा एक सिंपल सा कंसेप्ट है, हेड से हेड को या फिर टेल से टेल को क्या करना है, जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले लें अपन, पहला एग्जाम्पल, जैसे ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर बी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन देते हैं शुरू में, ये वेक्टर बी है, ये दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो गई। अब आपको ये पूछा ए और बी के बिटवीन एंगल क्या होगा, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि दोनों का टेल से टेल क्या है, ज्वाइन हो रखा है, मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। दूसरा ले लें, जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब आपको ये पूछा गया कि वेक्टर ए और बी के बिटवीन एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, बिल्कुल दिख रहा है टेल से टेल ज्वाइंट है। अगर यही सेकेंड क्वेश्चन को अपन ऐसे कर दें, जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, अब आपको पूछा जाए ए और बी के बिटवीन एंगल फाइंड करो, तो हमारा जो एंगल बिटवीन वेक्टर का कंसेप्ट ये कहता है कि या तो टेल से टेल ज्वाइन होना चाहिए या फिर हेड से हेड ज्वाइन होना चाहिए। तो यहाँ पे टेल और हेड ज्वाइन हो गए तो ये एंगल बनेगा नहीं। तो इस टाइम आप क्या करोगे, पैरेलल शिफ्टिंग करोगे। क्या करोगे, पैरेलल शिफ्टिंग। पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, आप इनमें से किसी एक वेक्टर को या तो इस बी वाले को पैरेलल शिफ्ट करके इधर ले आऊं मैं, हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, पैरेलल शिफ्टिंग हो सकती है वेक्टर के अंदर, या फिर इस ए वाले की पैरेलल शिफ्टिंग करके यहाँ ले आऊं। जैसे मैं इस ए वाले को यहाँ से खिसका कर उसकी पोजीशन जो है वो यहाँ आ गई, ठीक है, मतलब ये ए वाला जो है वो ऐसे खिसक गया है, तो ये ए यहाँ आ गया। अब आपको पूछा जाए दोनों वेक्टर के बिटवीन एंगल क्या है, तो ये एंगल होगा कितना, 90 डिग्री। ठीक है, या फिर आप दोनों तरीके से समझ सकते हो, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं और मैं ये कहूँ कि मैं इस वेक्टर बी को क्या करूँ, पैरेलल शिफ्ट करूँ। ठीक है, तो वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, ये आ गया, ये वेक्टर बी यहाँ आ गया शिफ्ट होके इधर। तो अब देख लो ये बी बना और ये वेक्टर ए, एंगल यहाँ पे भी कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज आप इसके अंदर कर सकते हो, लेकिन ध्यान ये रखना है हेड से हेड और टेल से टेल आपका ज्वाइन होना चाहिए। तो इसके अंदर आपका जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। हमने ए को पैरेलल शिफ्ट कर दिया। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन है बहुत सारे, अपन लेते हैं एक एक एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि आपको पता लगेगा क्या चीजें हो रही है, कैसे पैरेलल शिफ्ट होता है। जैसे ये दे दिया आपको वेक्टर ए, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको दे दिया वेक्टर बी, इसके साथ में यहाँ पे दो और वेक्टर दे दिए, ये वेक्टर सी और ये वेक्टर डी। ठीक है, और आपको ये वाला एंगल दे दिया उसने
आपको ये वाला एंगल जो है वो उसने दे दिया है 60 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी ले लो, 40 डिग्री, 60 ले लेते हैं, चलो 60 डिग्री दे। अब क्वेश्चन ये है, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बिटवीन क्या होगा, ठीक है। वेक्टर बी एंड डी के बिटवीन क्या एंगल बनेगा वो देख लो, ठीक। आपको पूछा वेक्टर ए एंड सी के बिटवीन एंगल क्या होगा वो फाइंड करके बताओ, और भी बन सकता है, ठीक है। हम ये 3 की बात करेंगे, 3 एंगल की बात कर रहे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है हमारा, हमको पूछा गया है, ये 4 वेक्टर दे दिए ए बी सी, सबके अलग अलग पोजीशन हमको बता दी उसने। अब इसने ये कहा है कि ए और बी वेक्टर के बिटवीन क्या एंगल बनेगा, बी एंड डी वेक्टर के बिटवीन क्या एंगल बनेगा, ए एंड सी वेक्टर के बिटवीन क्या एंगल बनेगा, ठीक है। तो हमारा जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि आपको हेड से हेड को या फिर टेल से टेल को क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो ये तो कहीं अलग पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ कि ये जैसे कि वेक्टर बी बना हुआ है उसको बना दिया वापस, यहाँ पे वेक्टर डी है इसको ले लिया हमने, यहाँ पे वेक्टर सी है इसको भी ले लिया हमने जैसा था वैसा, और ये जो वेक्टर ए था इस वेक्टर ए की पैरेलल शिफ्टिंग कर देते हैं, वेक्टर ए की पैरेलल शिफ्टिंग कर दें और इसको यहाँ ले आए। टेल से टेल जोड़ना मतलब ये वाली पूंछ यहाँ पे आनी चाहिए, तो इसको हमने पैरेलल शिफ्ट किया इधर, ये वेक्टर ए बन गया, ठीक है। ये वेक्टर बी बन गया, बिल्कुल आ गया एंगल। देखो बिटवीन ए एंड बी ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री, ठीक। बिटवीन बी एंड डी, बी ये रहा डी ये रहा, ये 90 है ये 60 है, ये 90 है और ये 60 है। बचा जो एंगल कितना हो जाएगा बोलो बच्चों, ये वाला एंगल क्या होगा बिटवीन ए एंड डी, कितना बनाओगे आप, घूम के देखो आप पता चल जाएगा। फटाफट इसका आंसर बताइए, बिटवीन ए एंड डी हमारा क्या एंगल बनेगा। हमारे पास 2 एंगल है, बी से ए 90 डिग्री, ए से डी कितना होगा फाइंड करना है, सी से डी के बिटवीन 60 डिग्री है। एक चीज इसके अंदर मैं ये भी बता देता हूँ कि आप एंगल बिटवीन वेक्टर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 डिग्री, ठीक है, और लेस देन इक्वल 180 डिग्री होना चाहिए, ये ध्यान रखना। मतलब हमको वही एंगल लेना है, टेक स्मॉलर एंगल, जो छोटा एंगल बनेगा दोनों वेक्टर्स के बीच में वही एंगल हम यहाँ पर लेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि 2 वेक्टर जो एंगल बना रहे हैं, जैसे देखो ये ए और बी के बिटवीन 90 डिग्री बना, और ये ए और बी के बीच में ये एंगल भी तो बन रहा है, ये वाला एंगल 270 डिग्री का, ठीक है। ये चीजें देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, हमने कौन सा एंगल लिया, ये वाला 90 डिग्री है, लेकिन बेटा ये बाहर वाला ये वाला एंगल भी तो बन रहा है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में तो ये भी तो एंगल बन रहा है, और ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 270 डिग्री का। तो हमको वो एंगल लेना है जो 180 से कम हो, 180 से कम कौन सा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री जो एंगल होगा वो हमारे वेक्टर ए एंड बी के बीच में बनेगा, ठीक है। बड़ा एंगल जो बनता है उसको छोड़ देना है, हमेशा हमको वही एंगल लेके चलना जो एंगल छोटा है, ठीक है। चलिए, तो अब हमको यहाँ पे ए और बी के बीच में पूछा ना 90 डिग्री आ गया, बी एंड डी के बीच में पूछा हुआ और ए और सी के बीच में पूछा हुआ। तो ए और सी के बीच में एंगल क्या बनेगा, अगर ये एंगल आ जाता है इन दोनों को ऐड कर लें तो ए और सी के बीच में टोटल एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप कैसे फाइंड करोगे, जैसे ये 90 डिग्री है ये हमारा 60 डिग्री है, तो यहाँ पे अगर ये एंगल आपको मेजर करना है, इस वाले एंगल को अगर आप मेजर करना चाहते हो, ठीक है बच्चों, कितना बनेगा एंगल फटाफट बताइए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये आपको 60 दे रखा है, ये 90 दे रखा है, ये हमने बता दिया 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल कितना होगा ये आप बता दीजिए, ठीक है। तो आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो, ये 60 डिग्री है, ठीक है, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री, तो ये 90 प्लस 30 कितना हो गया 120, बचा जो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर डी हमारा कितना होगा 60 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया, ये ऑलरेडी 60 हमको दे रखा है। बच्चा हमारे ए और सी के बिटवीन क्या होगा, तो ए ये रहा सी ये रहा, ए और सी के बिटवीन एंगल होगा 120 डिग्री, ए और सी के बिटवीन एंगल कितना होगा 120 डिग्री होगा, ठीक है। इसी चीज को अपन और पढ़ें और आगे ले जाते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं,
फटाफट एक एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर इसके बाद अपन चले जाएंगे अगले टॉपिक के अंदर। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, चलिए एग्जांपल। मैं एक चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से कि हमारा जो थीटा है वो लेस देन इक्वल 180 और ग्रेटर देन इक्वल 0 डिग्री होना चाहिए। हमको हमेशा कौन सा एंगल लेना है, टेक स्मॉलर एंगल, ठीक है, हमेशा छोटा एंगल ही लोगे आप, ये ध्यान रखना। बड़ा एंगल अगर बनता है तो उसको नहीं लेना है। चलिए फिर से वही क्वेश्चन अपन वापस, ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर सी डी जो भी लिखा है, ये सी डी हो गए, ये सी हो गया, ये डी हो गया। चलिए, और यहाँ पर आपको ये एंगल दे रखे हैं 30 डिग्री, ठीक है, ये एंगल दे रखा है 50 डिग्री, ये एंगल 30, ये एंगल 50, ये वेक्टर ए है। पैरेलल शिफ्टिंग करो फटाफट, पैरेलल शिफ्टिंग, ए को इधर ले आओ फटाफट, ये हो जाएगा। वेक्टर बी एज इट इज बनेगा, वेक्टर ए की पैरेलल शिफ्टिंग हो गई, इसको यहाँ से उठा के इधर लाए, क्योंकि टेल से टेल को क्या करना है, ज्वाइन करना है, सबका टेल यहाँ आ जाएगा। ये हमारा हो गया डी, ये हो गया हमारा सी, ठीक है। जो जो एंगल दिए लिख लो, ये एंगल 30 डिग्री है और यहाँ पे ये जो एंगल है वो 50 डिग्री है। अब किसी का ही देखो आप, ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर ए जिसकी पैरेलल शिफ्टिंग हुई, ए और बी के बिटवीन कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का होगा। अगर आपको पूछे बी और डी के बिटवीन कितना होगा, 120 डिग्री हो जाएगा, ऐड कर दो 90 + 30। डी और सी के बिटवीन कितना होगा, तो ये 50 और ये 30, 80 हो गया, तो बचा जो एंगल 180 से माइनस करोगे 100 डिग्री हो जाएगा। डी और डी से बी के बिटवीन पूछे, डी से बी के बिटवीन पूछे, अब ये दो एंगल बनाए, डी से बी, डी से बी, ये वाला एंगल भी है, ये वाला भी एंगल है, लेकिन हमको लेना कौन सा है, जो छोटा एंगल होगा वो हमको लेना है, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो वो क्या किया हमने, ये वेक्टर ए है, इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करी, सबकी टेल से टेल को मिला दिया, और जो जो एंगल दिए थे वो एज इट इज हमने वापस लिख दिया क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद हमने बहुत सारे एंगल फाइंड किए, जैसे वेक्टर ए और बी के बिटवीन 90 डिग्री हो जाएगा, वेक्टर ए और डी के बिटवीन दे रखा है 30 डिग्री। अगर आपको पूछे बी से डी, यहाँ से बी से डी ये एंगल कितना होगा, तो आप कहोगे 120 डिग्री, ऐड हो जाएगा 90 + 30, ठीक है। आपको ये एंगल नहीं दिया था, ये हमने फाइंड किया, तो ये पूरा 180 होगा, ये पूरा 180 होगा। इसमें 50 और 30 दे रखे हैं, तो बचा कितना, 180 - 80, 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो बी से डी 120 डिग्री, और यहाँ से देख लो बी से डी, ये बड़ा एंगल होगा, इसलिए हमने 120 डिग्री को यहाँ पे ले लिया है, क्योंकि ये छोटा एंगल होगा बिटवीन बी एंड डी। तो ये आपके हेड से हेड और टेल से टेल को ज्वाइन करने के बाद आपको एंगल्स बिटवीन वेक्टर जो है वो मिल जाएंगे। क्लियर है बच्चों ये, ठीक है। अब पैरेलल शिफ्टिंग ऐसा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, आपको इतना ध्यान रखना है, पैरेलल शिफ्टिंग कहीं से भी हो सकती है, लेकिन एक चीज ये याद रखनी है कि पैरेलल शिफ्टिंग करते टाइम किसी भी वेक्टर को अगर आप पैरेलल शिफ्ट कर रहे हो, तो उस वेक्टर का उस बॉडी के साथ में कांटेक्ट या अटैचमेंट जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद आप उसको कहीं पे भी पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन ये देखें तो थोड़ा सा पैरेलल शिफ्ट बता देता हूँ। जैसे कि ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी दे रखी है हमको। अब इस बॉडी पे कहीं पे भी एक वेक्टर दे दो आप, कहीं पे भी, ये वेक्टर दे दिया मैंने, ये ए, ठीक है, कोई भी इस पे कोई फोर्स लग रहा हो, कोई मोमेंट, कुछ भी है, हमने ले लिया वेक्टर। अब इस पैरेलल, इस ए वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग करनी है, तो आप पैरेलल शिफ्टिंग कहाँ करोगे, और ऐसा लेना है जो इसके साथ में पैरेलल चले, जो आप पीछे चले जाओ, ऐसे इधर पीछे आ जाएंगे ये, ठीक। ये जो होगा वो पैरेलल शिफ्टिंग होगा किसका, वेक्टर ए का। अगर मैं कहूँ इस डायरेक्शन में चल रहा है वेक्टर बी, इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करनी है, अब इसको आप उठा के इधर तो नहीं ला सकते, ठीक है, इसको आप उठा के इधर नहीं ला सकते, इस वेक्टर को उठा के इधर नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो उस वेक्टर का उस बॉडी के साथ में अटैचमेंट जो है वो हट जाएगा। और पैरेलल शिफ्ट करते टाइम हमको ये ध्यान रखना है कि उस वेक्टर का, जो भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हमको उस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, उस वेक्टर का उस बॉडी के साथ में अटैचमेंट जरूरी है। ये होता है पैरेलल शिफ्ट। तो इस बी को पैरेलल शिफ्ट करना, पीछे की तरफ लाओगे आप ऐसे, ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग इसके पीछे की तरफ होगी इस टाइप से। अगर यहां से कोई वेक्टर निकला है सी,
इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करके पीछे ले जाओगे इसको भी आप, ये सीधी तरह आएगा। ठीक है, ये होता है पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर। वेक्टर का पैरेलल शिफ्ट कैसे करना है, तो ये इसका कंसेप्ट है, छोटा सा आपको ध्यान रखना है किसी भी वेक्टर का पैरेलल शिफ्ट कैसे होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों कि वेक्टर्स को कैसे जोड़ा जाए। ठीक है, कोई भी दो वेक्टर है उनको कैसे आप जोड़ोगे, तो उसके लिए सबसे पहला जो मेथड है, ठीक है, इसका एडिशन ऑफ वेक्टर अपन हेडिंग डाल देते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर या एड टू वेक्टर्स, एड टू वेक्टर्स। कोई भी दो वेक्टर को कैसे ऐड करोगे, ठीक है, इसी को कहते हैं एडिशन, वेक्टर लॉ, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इसी को कहा जाता है, किसी भी वेक्टर को कैसे ऐड करना है। कोई भी दो वेक्टर है उनको ऐड करना है, तो पहला तो इसका मेथड है नंबर 1, हेड टेल मेथड, हेड टेल मेथड। दूसरा इसका मेथड है पैरेललोग्राम मेथड, और थर्ड मेथड इसका है ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। ठीक है, या ट्रायंगल, ये पैरेललोग्राम में लॉ होता है, हेड टेल लॉ है। ठीक है, कंसेप्ट ये सारे अलग अलग मेथड है किन्हीं भी दो वेक्टर्स को ऐड करने के। तो ये तीन है, पहला हेड टेल मेथड, एक पैरेललोग्राम है, और दूसरा तीसरा है आपके ट्रायंगल। इसमें ये दोनों जो है वो इम्पोर्टेंट है, पैरेललोग्राम और एक आपके ट्रायंगल लॉ जो है, ये दोनों जो है वो वेक्टर एडिशन के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होने वाले हैं। हेड टेल मेथड जो है वो बहुत ही कम यूज होता है और बहुत ही कम जगह पर इसका यूज किया गया है। ठीक है, और क्रिटिकल कंडीशन के अंदर यही दोनों है, सेकेंड और थर्ड, जिनका अपन, या यही दो मेथड है जिनका अपन यूज करेंगे। तो इसके लिए अपन कल अगली क्लास के लिए मिलेंगे, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा है, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पूरा लॉ और न्यूमेरिकल जो है वो कहीं ना कहीं एक ही जगह पर आपके एक ही वीडियो में आपके पास रहे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।